Assalamu alaikum, dear students. Welcome to all of you. Welcome to Tools for Quantitative Reasoning course. आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने जो काम किया था उसमें फर्स्ट मॉड्यूल को फर्स्ट पार्ट किया था। अब हमारे पास फर्स्ट मॉड्यूल का सेकंड पार्ट है, दैट इज नोन एज लीनियर फंक्शंस। अच्छा, लीनियर फंक्शंस के हवाले से याद रखिएगा, एक हमने इससे पहले एक चीज पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस क्या थी? लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशन थी जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते थे, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि जिसमें जो वेरिएबल था उसकी हाईएस्ट पावर 0 होती है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो अब हमारे पास क्या है? लीनियर फंक्शन बेसिकली वो फंक्शंस हैं जिसमें दैट हैव स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या है? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि इसी टाइप की इक्वेशंस के जो ग्राफ है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 टाइप की जो इक्वेशन है, यानी कि जिसमें कोई कांस्टेंट हो, x की हाईएस्ट पावर 1 हो, उनका जो ग्राफ होगा उसको जो डील करता है, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को जो डील करता है, उसे हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर मॉडल क्या है? लीनियर मॉडल देखें, लीनियर इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन को जो डील करता है वो है लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शंस से क्या बनता है? लीनियर मॉडल। लीनियर फंक्शन से क्या बनता है? लीनियर मॉडल। अब हम देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाए इस चीजों से। ये है, इमेजिन दैट वी measure द डेप्थ ऑफ रेन accumulating इन द रेन गेज एज स्टडीड रेनफॉल। ओके, ये यहाँ पे ये मैं बता देता हूँ रेन गेज क्या है और ये कैसे मेजर करता है। रेन गेज बेसिकली ये एक जो है ना वर्टिकल ट्यूब है हमारे पास। वर्टिकल ट्यूब के अंदर ये इस टाइप की ट्यूब है कि अगर बारिश हो रही हो तो बारिश होने के साथ 1 घंटे के अंदर इसके अंदर जो पानी जमा हो रहा है उसकी हाइट में जो इजाफा है, बेसिकली इसकी हाइट को ना उसने डेप्थ का नाम दिया हुआ है मैथमेटिकल सेंस में, कि इसकी डेप्थ में कितना इजाफा होता है? 1 इंच का इजाफा होता है। यानी कि अगर ये देखें 0 घंटे बारिश हो, इस चीज को अंडरस्टैंड करें, ये जो मैं यहाँ से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो 0 घंटे बारिश है तो 0 इंच डेप्थ है। 1 घंटा अगर बारिश हुई तो 1 घंटा डेप्थ, 1 इंच डेप्थ है उसकी। 2 घंटे बारिश हो तो 2 इंच डेप्थ है। 3 घंटे बारिश हो तो 3 इंच डेप्थ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम टाइम के अंदर जब 1 घंटा इधर जाते हैं, ये जो इस लाइन को समझें जरा, 2 से 3 तक जा रहा हूं ना मैं, 2 से 3 तक जब जा रहा हूं तो इधर 1 घंटा जाता हूं, तो हाइट यानी कि जो डेप्थ है उसके अंदर भी 1 इंच का ही फर्क पड़ रहा है। तो याद रखें, चेंज इन चेंज इन डेप्थ। ये डेप्थ क्या चीज थी? ये वाई एक्सिस पे था ना। वाई एक्सिस का मतलब हो गया कि डिपेंडेंट वेरिएबल था, और अगर हम उसको चेंज इन टाइम यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिवाइड कर दें तो इसे हम कहते हैं स्लोप। इसका एक नाम है स्लोप। ये देखें, स्लोप क्या है? डेप्थ के अंदर चेंज 1 इंच आ रही है, और स्लोप जो टाइम है उसमें भी 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे के हिसाब से 1 इंच उसके अंदर तब्दीली आ रही है, तो इसकी स्लोप हुई 1/1, यानी कि 1। इसकी स्लोप की वैल्यू क्या आई? 1। ये अभी हम फार्मूला भी देखेंगे अभी। अच्छा, वो कह रहा है कि इसके अंदर तब्दीली आ रही है। ये उसने कहा कि इस सिचुएशन में टाइम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जितना वक्त गुजरेगा उस हिसाब से डेप्थ जो है वो चेंज होगी। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को फर्स्ट मॉड्यूल में दिया था मैंने बार बार, कि इंडिपेंडेंट वो है जो अपनी मर्जी से चेंज होता है, और उसके हिसाब से जो दूसरा वेरिएबल चेंज होता है वो डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर टाइम अपनी मर्जी से चेंज होगा, इस वजह से इंडिपेंडेंट है, और उसके हिसाब से जब जितना ज्यादा वक्त गुजरेगा उतनी ज्यादा डेप्थ बढ़ेगी इसकी गेज के अंदर या इस ट्यूब के अंदर। तो इसका मतलब जो डेप्थ है वो उसके हिसाब से तब्दील हो रही है, तो डेप्थ जो है वो डिपेंडेंट है। तो डेप्थ जो है वो वाई एक्सिस पे आएगी, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पे होता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है, इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे होता है। अच्छा, ग्राफ अभी, अच्छा इसका जो ग्राफ बनाया है देखे ना, 0 r था तो 0। अच्छा, ये ग्राफ जब बनाया होगा ना, ये ऐसे बनाया होगा, ये मैं थोड़ा सा इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि 0 पे वैल्यू 0 थी तो ये पॉइंट लगाया, फिर 1 पे वैल्यू 1 थी तो ये पॉइंट बना, फिर 2 पे वैल्यू 2 थी तो ये पॉइंट बना, यानी कि उधर से भी 2 और उधर से भी 2 के सामने। फिर 3 पे वैल्यू 3 थी तो ये वाला पॉइंट बना। 4 पे वैल्यू
4 थी तो फिर उसके हिसाब से पॉइंट बना ये वाला। 5 पे वैल्यू 5 थी तो ये वाला पॉइंट बना होगा। 6 पे वैल्यू 6 थी तो ये वाला पॉइंट। फिर इन तमाम पॉइंट्स को आपस में क्या किया, मिला दिया। तो ये इस तरीके से ग्राफ को जो है वो बनाया गया था, क्योंकि हमने बताया था कि असल मैथमेटिकल मॉडल ये होता है कि जिसमें पॉइंट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, लाइन के जरिए मिला देते हैं। बिकॉज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ जो बना वो स्ट्रेट लाइन बना। वी आर डीलिंग विद द लीनियर फंक्शन, इसका मतलब ये लीनियर फंक्शन है। अब देखें ना, और अगर इस लीनियर फंक्शन को हम मॉडल के तौर पे बताएं तो ये लीनियर मॉडल है। हमने क्या बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन के साथ डील करेगा वो लीनियर फंक्शन, और जिस मॉडल में लीनियर फंक्शन आ जाए उसको लीनियर मॉडल कहते हैं। तो इसका मतलब इसमें सीधी लाइन बनी इस मॉडल के अंदर, तो ये मॉडल क्या हो गया, लीनियर मॉडल हो गया। अच्छा, अब रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि किस हिसाब से तब्दीली आ रही है। ठीक है, तो the graph shows that the diagram during the storm the rain depth increases 1 इंच each hour। ये हमने ऊपर वाली डायग्राम को कह रहा है कि हर घंटे में 1 इंच जो है वो बढ़ी। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज हम क्या कह सकते हैं कि 1 इंच पर आवर, कि 1 इंच 1 घंटे के हिसाब से जो है वो तब्दील हो रहा है। अच्छा, ये असल इसमें जो चीज याद करने की है वो ये है, अ लीनियर फंक्शन हैज अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज एट एंड ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना तो पूरी के ऊपर जो रेट ऑफ चेंज है वो सेम रहता है। अब ये 3 मुख्तलिफ लाइनें हैं, इनको देख के इसका रेट ऑफ चेंज कैसे पता चलेगा। रेट ऑफ चेंज का पता लगाने के लिए ना बेहतरीन कुलिया जो है वो ये है कि आपने यहाँ पे अपनी मर्जी के, इसने जो लगाया हुआ ना पॉइंट, मैं इनसे जरा हट के लगाता हूँ, कि 1 पे देखा कि 1 पे वैल्यू क्या है, 0.5 है। 2 पे वैल्यू क्या है, 2 पे वैल्यू 1 है। 2 पे वैल्यू 1 है और 1 पे वैल्यू 0.5 है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये 1 वाली तो लिखी हुई है, ये 0 पे वैल्यू लिखी हुई थी 0.5। ओके, यानी कि 1 पे वैल्यू 0.5 थी और 2 पे वैल्यू 1 थी। अब जरा ध्यान से देखें, मैं अब बार बार फोकस करूंगा किस चीज पे, कि y के अंदर क्या चेंज आई। y के अंदर पहली वैल्यू 0.5 थी, दूसरी वैल्यू 1 थी, और x के अंदर पहली वैल्यू 1 थी और दूसरी वैल्यू 2 है। तो हमने जो स्लोप का जो हमने कॉन्सेप्ट दिया था कि स्लोप जब भी मालूम करनी है तो स्लोप का क्या फार्मूला था। अब हमने ना स्लोप का फार्मूला देखना है कि स्लोप का बेसिकली फार्मूला हमने लिखा था तो क्या लिखा था। स्लोप का फार्मूला हमने ये लिखा था कि चेंज इन वाई, चेंज इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब डेप्थ कह लें, है ना, डेप्थ लिखा था मैंने उसको, चेंज इन डेप्थ लिखा था, और फिर इसको डिवाइड किया था किस चीज के ऊपर, चेंज इन टाइम। अब देखें, चेंज इन वाई डेप्थ, डेप्थ यहाँ पे मौजूद है, तो डेप्थ में चेंज 1 से 0.5, यानी कि 0.5 से 1 आई है, तो आखिरी वैल्यू माइनस पहली वैल्यू, 1 में से 0.5 को माइनस करूंगा ना तो चेंज इन डेप्थ बन गया 0.5। इसका मतलब y के अंदर चेंज आई है 0.5 की। अच्छा, फिर x में कितनी चेंज आई है, 1 से 2 तक गए हैं, इसका मतलब x में चेंज आई है 2 - 1। अच्छा, बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इस तरीके से लिखा करें कि y में जो चेंज आई है ना, कि 1 और 0.5 से 1 तक हुआ था वो चेंज आई, और x के अंदर चेंज आई है 2 - 1, यानी कि फाइनल वैल्यू। ये स्लोप आप लोगों ने शायद इंटर में भी निकाली हो, कि इसको आप लोग यूं कह सकते हैं, इसको फार्मूला अगर लिखना चाहें कि स्लोप का बेहतरीन फार्मूला ये होता है कि y की आखिरी वैल्यू माइनस y की पहली वैल्यू ओवर x की फाइनल वैल्यू माइनस x की इनिशियल वैल्यू। तो ये देखिए, y की फाइनल वैल्यू 1 थी और इनिशियल वैल्यू 0.5 थी, तो 1 में से 0.5 को माइनस किया, और x की फाइनल वैल्यू 2 थी और इनिशियल वैल्यू 1 थी, तो 2 में से 1 को माइनस किया। तो ये स्लोप का फार्मूला हो गया जी। 1 - 0.5 जो है वो 0.5 हो गया, 0.5 को 1 पे डिवाइड किया तो स्लोप आई 0.5 इंचेस पर आवर। ये देखें, इसी तरह इसमें देखें, इसमें 2 की वैल्यू क्या थी, अगला ग्राफ देखें, इसमें हमारे पास 2 पे वैल्यू बन रही है 3, और 3 पे वैल्यू देख लेते हैं जी, 3 पे वैल्यू बन रही है 4.5। तो उसी हिसाब से जिस तरह मैंने पहले लिखा ना कि y की फाइनल वैल्यू, y की फाइनल वैल्यू क्या है,
4.5, उसमें से y की इनिशियल वैल्यू 3 ओवर, यानी कि इस वैल्यू में से, बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू y वाली को माइनस कर दिया, और x वाली फाइनल वैल्यू थी 3, x वाली इनिशियल वैल्यू थी 2। फार्मूला कौन सा लगा रहा हूँ? फार्मूला लगा रहा हूँ वही वाला, अगर याद हो तो, ये y2 माइनस y1 और ओवर x2 माइनस x1 वाला। ओके, तो ये क्या आंसर बना? ये बन गया 4.3, 4.5 में से 3 माइनस हुआ तो 1.5, तो 1.5 ओवर 1, तो इसका मतलब आंसर आ गया 1.5, ये यहाँ पे किया भी होगा। इसी तरह अगले उसमें देखें, क्वेश्चन के अंदर, अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें 1.5 पे वैल्यू है जी 3, और 2.5 पे वैल्यू है जी 5, यानी कि 1.5 से 2.5 के दरमियान तब्दीली दिखाई हुई है। तो 5 में से 3 माइनस करें 2, और इधर 2.5 में से 1.5 को माइनस करें तो 1, यानी कि इधर एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट चेंज हुआ है, तो वाई एक्सिस पे कितने यूनिट चेंज हो रहे हैं? 2, तो इसका मतलब स्लोप इसकी होगी 2। तो ये स्लोप निकालने का तरीका है। बेसिकली आप निकाल लिया करें, फार्मूले से निकालने तो ज्यादा बेहतर होता है। ये देखें, उसने कहा है कि ग्राफ में से ना आप स्लोप निकालें, तो स्लोप पहले की आ रही है 0.5, अगले की 1.5, अगले की 2, ये मैंने तीनों निकाल दी हैं कि रेट ऑफ चेंज जो है। अच्छा, लेकिन अब इस स्लोप से एक और चीज पता चल रही है। कंपेयरिंग थ्री ग्राफ्स लीड्स टू अनदर क्रूशियल ऑब्जर्वेशन, ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज द स्टीपर द ग्राफ। ये देखें, ये जो इसकी स्लोप 0.5 थी ना, तो ये बेचारा नीचे की तरफ इतना ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा था। इसकी स्लोप 1 थी तो ये जरा तेजी से ऊपर जा रहा है, और जिसकी स्लोप 2 थी वो बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लाइन अगर हो, तो नीचे वाले की लाइन, इसकी स्लोप अगर 2 है, तो ऊपर वाली लाइन की पक्की बात है कि अब जो मैंने लाइन ड्रा की है, इसकी स्लोप 2 से तो कम से कम ज्यादा ही होगी। तो जितनी ज्यादा स्लोप होगी उतना ज्यादा तेजी के साथ वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, अब ये उसका ना, उसने डेफिनेशंस भी दे रखी हैं एक और मीनिंग में। क्या है? अमाउंट that the graph rises vertically for the given distance that it runs horizontally। slope की एक डेफिनेशन ये भी है कि एक ये रेशो है जिसके अंदर वर्टिकली राइज, वर्टिकल राइज का मतलब ये होता है कि ये एक डायग्राम ना यूं बनी हुआ करती थी कभी, इसको हम कहते थे कि ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, राइज है, और ये नीचे की तरफ जब जा रहे हैं तो इसको हम रन बोलते थे, राइज ओवर रन, कि वाई चेंज जितनी आ रही है ओवर एक्स चेंज। तो राइज और रन के हिसाब से जो दोनों की आपस में जो रेशो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, कि वाई चेंजेस ओवर एक्स चेंजेस। लीनियर फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन इसके यूं कह लें कि बना हुआ है, नोट्स बने हुए हैं कि मेन चीज इसमें अभी तक क्या सीखी हमने, कि लीनियर फंक्शन वो होता है जिसके अंदर कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज होता है या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, और रेट ऑफ चेंज अगर इक्वल है तो स्लोप, मतलब रेट ऑफ चेंज स्लोप के बराबर होता है। जितनी ज्यादा रेट ऑफ चेंज होगी उतना ग्राफ उसका जो है स्टीपर होगा, स्टीपर से मुराद चढ़ाई वाला, ढलान वाला। और वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज बाय फाइंडिंग द स्लोप। रेट ऑफ चेंज मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? स्लोप फाइंड आउट। रेट ऑफ चेंज और स्लोप दोनों एक ही चीज का नाम है। इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज लेते हैं, ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज लेते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी हम देखेंगे। टू फाइंड द स्लोप, वो कह रहा है कि डिवाइड द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, कि हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज पे डिवाइड कर देते हैं। ये देखें, ये अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितने डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रही हैं उसको डिवाइड कर देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज पे। तो ये सिंपल उसने एक ग्राफ बनाया है। हाँ, ये एग्जाम्पल उसकी आगे है, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। क्या? यू हाइक अ 3 माइल ट्रेल, वो कह रहा है कि 3 जो है ना मील चलना है, स्ट्रेट एन एलिवेशन ऑफ 8,000 फीट, और जो क्या कह रहा है कि हमारे पास 8,000 फुट की जो है ना बुलंदी पर चले जाते हैं। अलोंग द वे द ट्रेल गेन्स एलिवेशन एट द रेट ऑफ 650 फीट पर माइल, के हर मील चलने के हिसाब से, जाहिर है जब आप लोग चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं ना, ये चढ़ाई का मतलब यूं ढलान पे चढ़ रहे होते हैं, तो जब आप यहाँ से यहाँ तक 1 मील चल रहे हैं, वो कह रहा है इस 1 मील चलने के दौरान जो बुलंदी के अंदर इजाफा हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है?
हर मील के हिसाब से 650 फुट हो रहा है, और हमने जाना 8000 फीट की बुलंदी तक। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द एलिवेशन ऑफ द फंक्शन? अच्छा, अब डोमेन क्या चीज है? डोमेन हमें तब पता चलेगा कि जो हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल अगर पहले पता चल जाए। अब इसके अंदर चीजें कौन कौन सी हैं? इसके अंदर चीजें हैं दो, एक उसका डिस्टेंस है और दूसरा हाइट है। जितना डिस्टेंस ज्यादा है उतनी हाइट ज्यादा है, मतलब हाइट जो है वो डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे, मतलब डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है और हाइट जो है वो डिपेंडेंट है। तो ये जो 3 माइल है ना ट्रेल, ये हमारी डोमेन है, और जो 8000 फीट तक हमने जाना है ये हमारी यूं कह लें कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये रेंज के मीनिंग में आएगा। अच्छा ये देखें, ए पार्ट का आंसर पहले देख लेते हैं। बिकॉज योर एलिवेशन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, एलिवेशन डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि डिस्टेंस अपनी मर्जी से चेंज होगा, उसके हिसाब से हाइट चेंज होगी। द डोमेन इज 0 to 3 माइल, ये देखें यहाँ पे उसने डोमेन अगर 0 to 3 है तो इसका मतलब जब वो चलेगा बुलंदी पे चढ़ना शुरू करेगा तो 0 से 3 माइल तक उसकी जो है वो डोमेन होगी। अच्छा उसने 8000 से स्टार्ट किया है, इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टार्टिंग एट एन एलिवेशन ऑफ 8000 फीट। अच्छा यहाँ पे उसने लिखा स्टार्टिंग कि 8000 की बुलंदी से चढ़ना शुरू करता है और 3 मील तक चढ़ रहा है, और किस रेट से चढ़ रहा है कि हर मील के हिसाब से 650 फुट का इजाफा होना उसके अंदर। चलो जी ठीक हो गया, कि इसका मतलब जब उसने शुरू किया, जब वो 0 मीटर चला था, 0 माइल चला था, तब उसकी बुलंदी 8000 थी। अच्छा ये जो ग्राफ है ना, अब 8000 से कहां तक जाना है? अब 650, 650 और 650, 3 मील चलना है ना, और 3 दफा 650 का इजाफा होना उसमें, तो 1800 का इजाफा होना, यानी कि 10,000 तक का आप ग्राफ बना लें उसमें। इसने 500 के फर्क के साथ 10,000 तक बना लिया। कैसे बनाया है? देखिए ना, 1 मील जब चलेगा, जब शुरू किया उसने 8000 था, जब 1 मील चल चुका होगा तो 8650 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 650 और 650 1300 है, तो 9300 हो जाएगा 2 मील चलने के बाद, और फिर जो है वो 9950 हो जाएगा। ये कहने का मतलब है हमारा कि शुरू किया है 8000 से। अच्छा आप देखें, अगर 10,000 तक बनाता ना मैं, तो नीचे तो बड़ा लंबा ग्राफ बनता, 8000 तक बनाने के लिए 500 के फर्क के साथ 8000 तक आते हुए काफी पॉइंट बन जाते। तो उसने ना ये जो 2 लाइनें लगा रखी हैं किसी भी ग्राफ के अंदर, ये जो 2 लाइनें लगी हुई हैं, इनका मतलब ये होता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा लंबाई है। हमने शुरू किया कहाँ से? 8000 से। तो जब ग्राफ आप अपनी मर्जी का कहीं से शुरू करते हैं तो ये 2 लाइनें वहां पे लगा देते हैं। अच्छा 0 माइल जब चले तो 8000 पे थे, 1 माइल जब चल चुके तो कहाँ पे आगे होंगे? 8650 पे। तो 500 से थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए उसने पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हम 8650 पे हैं। ये बेसिकली तो ये चीज है कि जब आप 1 मील चल चुके हैं तो 8650 पे आ गए। अच्छा जब 2 मील चल चुके तब कहाँ पे आ गए? 9300 पे आ गए। तो 9000 और 9500 के कहीं दरमियान में आ गए। इसी तरह जब 3 मील चल चुके हैं तो 3 मील चलने के बाद 9950 पे, यानी कि 10,000 के बिल्कुल करीब आ गए। तो ये तीनों पॉइंट को हमने मिला दिया। अच्छा अब स्लोप कितनी है? हर मील के हिसाब से 650 का इजाफा हो रहा है, तो स्लोप जाहिर है 650 आ गई इसकी, 650 फीट पर माइल। अच्छा फ्रॉम द गिवन डाटा ड्रा द ग्राफ, ग्राफ हमने देख लिया कैसे बना। डज द मॉडल सीम रियलिस्टिक, कि क्या मॉडल जो है वो रियलिस्टिक है, अभी मॉडल ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि दिस मॉडल एज्यूम दैट एलिवेशन इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट 3 माइल ट्रेल, कि 3 मील के दौरान जैसे जैसे वो चढ़ रहा था वैसे वैसे उसके अंदर 650 फुट के हिसाब से जो है वो तब्दीली आ रही है। और जाहिर है रीजनेबल है कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे जो है वो उसके अंदर हाइट में इजाफा हो जाएगा। हाँ ये हो सकता है कि दरमियान में वो कह रहा है द मॉडल प्रेडिक्शंस आर लाइकली टू बी रीजनेबल एस्टिमेट, और ये तकरीबन वैल्यूज बराबर बराबर हो सकती हैं, सिवाय उन जगहों पे एग्जैक्ट वैल्यूज पे ये होता है कहीं पे खड्डा आ गया था, ठीक है, तो ऊंची नीची जगह कहीं पे आ गई थी, पहाड़ी पे अगर चढ़ रहे थे, किसी एलिवेशन पे चढ़ रहे थे, तो वहां पे कोई एग्जैक्ट वैल्यूज में कोई थोड़ा बहुत हो सकता है, वरना एस्टिमेटेड वैल्यूज यानी कि अंदाजे के हिसाब से ये रीजनेबल मॉडल है। अंदाजे के हिसाब से क्या है? रीजनेबल मॉडल है। उसके बाद है जी प्राइस डिमांड फंक्शन। A small store sells a fresh pineapple based on the data of the pineapple prices between $2 and $5.
कीमतें $2 और $5 के दरमियान उन्होंने देखी। स्टोर ऑनर क्रिएटेड ए मॉडल इन विच द लीनियर फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ द डिमांड वेरीज विद द प्राइस। अब डिमांड और प्राइस में आपस में देखें ना, इंडिपेंडेंट कौन और डिपेंडेंट कौन। वैसे तो इसने खुद ही 280 ये उसके तौर पे दिखा दिया कि 2 इंडिपेंडेंट है और 80 जो है वो पाइनएप्पल जो है वो डिमांड जो है वो कि 80, यानी कि $2 है तो 80 डिमांड है कि 80 बिकते हैं पाइनएप्पल, ये उसने बनाया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज क्या होगा, $2 से $5 के दरमियान है और ग्राफ बना हुआ है पहले से ये बना हुआ है। अच्छा वो कहता है कि आप इसकी बताएं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज बताने के लिए ना, अब उसने जो पॉइंट लिए है ना, जरूरी नहीं कि आप वही लें, आप अपनी मर्जी के कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया। मैंने फर्ज किया 5 पे ले ली वैल्यू, कि 5 पे वैल्यू कितनी है, ये 50 है जी। अच्छा ठीक हो गया। और 7 पे वैल्यू ले ली, 7 पे वैल्यू कितनी है, ये 37-38 के करीब है कहीं पे। 20 से 30 मिडिल में 30 आया होगा, तो ये 32 के करीब है, 32 के करीब है। हाँ जी ओके। तो अब हम इन वैल्यूज को देखते हैं जी। ये 50 वाली वैल्यू थी, इस वजह से मैंने ले ली, और इस पे 2 पे वैल्यू थी जो ये हमारे पास 80 थी। तो इस तरीके से हम अब क्या करेंगे। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि पहले हम इसके इसके हिसाब से देखते हैं कि 2 पे जो वैल्यू थी ना वो थी 80, और 5 पे जो वैल्यू थी वो थी 50। अब y में पॉइंट है 80 और 50। ये मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। y के अंदर जो वैल्यू चेंज हो रही हैं वो 80 माइनस 50, कि एक वैल्यू 80 थी बड़ी वाली, और छोटी वाली जो है वो 50 है। अच्छा बल्कि मुझे चाहिए था कि जैसे मैं आगे आ रहा हूँ ना, तो बाद वाली वैल्यू, पहले वाली वैल्यू 80 है, बाद वाली वैल्यू 50 है, तो बाद वाली में से पहली वाली को माइनस करते हैं ना। बाद वाली वैल्यू थी 50 y की, और पहली वाली वैल्यू है 80। अच्छा बाद में x की वैल्यू थी 5 और पहले वैल्यू थी 2। अच्छा जब इन दोनों को माइनस किया ना तो ये आ गया जी -30/3, तो -10 आ गया। क्या आ गया, -10। अच्छा -10 का मतलब क्या हुआ कि इसकी स्लोप जो है वो क्या होती चली जा रही है, 10-10 कम हो रही है, हर यूनिट के हिसाब से 10 उसके अंदर कमी आ रही है। ये देखें 5 पे वैल्यू 50 है, 6 पे वैल्यू क्या है, अगर आप उसी तरीके से देखना चाहें तो 40 है। तो क्या करेंगे स्लोप निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए फिर वही काम कि बाद वाली y की वैल्यू 40 है, पहले वाली वैल्यू 50 है, और नीचे x की जो वैल्यूज हैं वो बाद वाली 6 है और पहले वाली 5 है। अच्छा एक तो ये तरीका हो गया ना, ये भी -10 ही आएगा आंसर। वरना बेहतरीन तरीका होता है यूं पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, जैसे 5 और 50, और ये पॉइंट क्या है 6 और 40, ये पॉइंट हो गया 6 और 40। तो यूं अगर हमें कोई दो पॉइंट दे रखे हो ना, जैसे अब एक पॉइंट है हमारे पास 5 पे वैल्यू है 50 और 6 पे वैल्यू है 40। दो पॉइंट अगर हमें मिल जाएं, कोई से भी दो पॉइंट, जैसे उसने 280 और 550 लिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, स्लोप निकालने का बेहतरीन तरीका क्या था, स्लोप निकालने का बेहतरीन तरीका ये था चेंज इन वाई, और नीचे आता था चेंज इन एक्स। इन दोनों का हम एक दूसरे पे डिवाइड करते थे। तो y में क्या चेंज आ रही है, चेंज का मतलब ये होता है कि बाद वाली माइनस पहले वाली, 40 में से 50 को माइनस कर देंगे, जैसे ये किया, तो चेंज इन y आ गया -10। अच्छा और x में से 6 में से 5 को माइनस कर देंगे, 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1, तो -10 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर फिर दोबारा से -10 आएगा। तो पूरी लाइन के ऊपर आप जो मर्जी दो पॉइंट ले लें, एक एक के फर्क से ले लें, दो दो के फर्क से ले लें, जिस तरह इसने 3 के फर्क से लिया था कि 280 और 550, तो मैंने 550 और 640 लेके भी दिखा दिया आपको। वो जो 7 पे से था ना, वो एस्टिमेट लगाना मुश्किल हो रहा था, वो 30 बनता है वहां पे, तो इस वजह से वो पॉइंट मैंने इग्नोर किया कि ये 40 पे जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। तो अब क्या है
कि आपने y वाली वैल्यूज को एक दूसरे में से माइनस करना है और x वाली वैल्यूज को एक दूसरे में से माइनस करना है, आपकी स्लोप आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा ये उसने कहा कि अच्छा यहाँ पे इसने जो निकाला है ना कि रेट ऑफ चेंज ये बन रहा है, तो आप इस पे वही फार्मूला लगा दें जिस तरह मैंने आपको किया कि 2 पॉइंट लिखें सिर्फ सिंपल से, ये सारा करने की आपको जरूरत नहीं कि 2 पॉइंट, एक पॉइंट हो गया 550, एक हो गया 640, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड -30, चेंज इन प्राइस, वो आपका जो चेंज इन डिमांड है वो -10 बनेगा और नीचे 1 बनेगा, तो -10 आंसर आ जाएगा। तो स्लोप निकालने के लिए आप वही प्रोसीजर अप्लाई कर लें जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है जी। अच्छा फिर उसने ये पूछा कि क्या ये हमारे पास मॉडल जो है वो वैलिड है या नहीं है। अच्छा इसकी वैलिडिटी पे जो है ना उसने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि ये कोई ज्यादा बेहतर कहता है कि बेहतर नहीं है मॉडल। क्यों नहीं है, ये मैं इसके ओके, ज्यादा बेहतर क्यों नहीं है अब इसको देख लेते हैं हम। ये देखें, अब 1 हर दफा ना -10 का मतलब हर दफा 10 पाइनएप्पल कम हो रहे हैं। जब $1 कीमत होगी ना तो पाइनएप्पल बिक रहे हैं 90, $2 है तो फिर बिक रहे हैं 80, $3 है तो उसकी डिमांड है 70, $4 पे डिमांड है 60, $5 पे डिमांड है 50, $6 पे डिमांड है 40, चलते रहे। अच्छा अगर $10 हो जाए कीमत तो वो तो जीरो पे आ जाएगा इसी तरीके से, -10 कम हो के, या बढ़ते जाए, $1 प्राइस है उसके बाद $0 जो प्राइस है यानी कि फ्री हो जाएगा, तो फिर 100 पाइनएप्पल बिक जाएंगे। अब देखें, एक चीज मुफ्त मिल रही है वो सारी बिक जाएगी, या 10 अगर डॉलर हो जाए तो एक भी नहीं बिकेगा पाइनएप्पल। तो ये जो आखिरी सूरत हाल है ना ये बड़ी डेंजरस होती है। जरूरी नहीं है कि अगर $10 भी हो तो फिर भी कोई एक आध बंदा तो खरीद सकता है। तो वो कह रहा है कि ऑन द एक्सट्रीम द मॉडल प्रिडिक्ट्स दैट द स्टोर कुड सेल ओनली 100 पाइनएप्पल इफ दे वर फ्री। अब जब फ्री हो जाए ना तो जरूरी नहीं, लोग जितने मर्जी हो सारे ले जाएंगे वो तो, ठीक है ना, अनलिमिटेड। मतलब ये है कि प्राइस डिमांड मॉडल जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्टर्ब कर रहा है। अदरवाइज तो ये ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे ये जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल जो है वो रीजनेबल हो। रेट ऑफ चेंज रूल, रेट ऑफ चेंज रूल का एक और फार्मूला भी आ गया कि रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के लिए, जिस तरह रेट ऑफ चेंज किसके बराबर होता था, चेंज इन डिपेंडेंट ओवर चेंज इन इंडिपेंडेंट। तो अगर हमें चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल निकालना पड़ जाए और रेट ऑफ चेंज दे रखा हो तो फिर फार्मूला वही रहेगा। फार्मूला बेसिकली वही है, रेट ऑफ चेंज, ये देखे ना ये इधर मौजूद है ना, ये रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज का फार्मूला हुआ करता था चेंज इन डिपेंडेंट ओवर चेंज इन इंडिपेंडेंट। तो जो बटे वाली चीज थी ना उसको दूसरी साइड पे लाकर मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो इन यानी कि इन तीन में से अगर आपको चेंज इन डिपेंडेंट, चेंज इन इंडिपेंडेंट और रेट ऑफ चेंज, इन तीन में से कोई सी दो चीजें पता हो तो तीसरी आप निकाल लेंगे फार्मूले से। कंसिडर अगेन द रेंज डेप्थ ऑफ द फंक्शन, सपोज वी वांट टू नो हाउ मच द रेंज डेप्थ चेंजेस इन 4 आवर्स। अगर हम चाहते हैं कि 4 घंटे में कितनी तब्दीली आई, चेंज इन डेप्थ कितनी आई, इनके वेरिएबल y के अंदर कितनी चेंज आएगी। रेट पता है आपको कि रेट कितना है, 1 है, कि 1 घंटे के अंदर 1 इंच तब्दीली आ रही है। तो रेट ऑफ चेंज हमें पता है, हमने निकाला था, वो 1 था। तो इंडिपेंडेंट दे रखा है कि इंडिपेंडेंट टाइम था ना, तो वो उसने दे रखा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज जो है ना वो बेसिकली है हमारे पास 4 आवर्स। तो 4 यहाँ पे वैल्यू पुट की उसने, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और रेट के हिसाब से तो 4 घंटे के अंदर 4 इंच तब्दीली आ जाएगी। तो ये उसी फार्मूले से उसने कहा कि हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा चेंज इन डिमांड, ये इसी तरीके से उसी फार्मूले से कहता है कि दूसरी एग्जांपल में भी, कि अगर सेम लीनियर फंक्शन है तो चेंज इन डिमांड फॉर द पाइनएप्पल इफ प्राइस इंक्रीजेस बाय $3। भाई हमें रेट पता है, रेट पता है कि -10 पाइनएप्पल हर डॉलर के हिसाब से चेंज हो रहा है, और कितनी चेंज की है, $3। तो अगर रेट ऑफ चेंज -10 है हर डॉलर के हिसाब से और $3 में चेंज आपने लेके नहीं, तो $3 जब तब्दीली आएगी तो -30 हो जाएगा, $4 चेंज आएगी तो -40 हो जाएगा। यानी कि
चेंज इन प्राइस अगर $3 है तो -10 3 से मल्टीप्लाई, चेंज इन डॉलर $4 है तो -40, 5 है तो -50। तो ये रेट ऑफ चेंज भी उसी फार्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। अब उसकी जो जनरल इक्वेशन है कि किसी भी तरीके से लीनियर फंक्शन के लिए कोई भी जनरल इक्वेशन कैसे कहता है कि ड्राइव की जा सकती है। तो ये जनरल इक्वेशन ड्राइव करने के लिए ना, ये उसने एक एग्जांपल ड्राइव करने के लिए लिखी हुई है, ये अलग से कोई एग्जांपल नहीं है, ठीक है ना, यानी कि अलग से नहीं पूछी जाएगी, ये एक फार्मूला ड्राइव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। तो फार्मूला कैसे ड्राइव होगा उसको हम जो है वो अभी देख लेंगे, ठीक है जी। तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है ना टॉपिक के अंदर देखेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारे पास जी, यहाँ से इंशाल्लाह जो है वो जनरल इक्वेशन फॉर द लीनियर फंक्शन, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपने देखेंगे। ठीक है बेटा।